बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने अगले चैप्टर में मौजूद MCQs को डिस्कस करेंगे। बड़ी उम्मीद है मुझे कि आपने जो लास्ट वाले MCQs के आपको प्रोवाइड किए गए थे आपने देख भी लिए होंगे और तैयारी भी कर लिए होंगे। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी बाकी है जिसने अभी तक तैयारी नहीं की या उनको नहीं देखा तो लाजमी वो वॉच कर लीजिए, उनको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि अभी एक दिन बाद आपका जो है ना वो MCQs का टेस्ट भी होने वाला है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। पहले MCQ नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट प्लांट्स। पौधों के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 1 में दे बिहेव, वो बिहेव करते हैं, बिल्कुल बिहेव तो करते हैं, उनका कोई ना कोई रिस्पॉन्स तो होता है। दूसरे में भी ये दे रिएक्ट, वो रिएक्ट करते हैं। दे ग्रो, वो ग्रो भी करते हैं। ये तीनों बातें तो दुरुस्त हैं। और हमने देखनी है नॉट करेक्ट, जो इनकरेक्ट बात होगी वो हमने मतलब मालूम करनी है। लास्ट पे डी दिया हुआ है, दे आर ऑलवेज विद वास्कुलर टिश्यूज, हमेशा उनमें वास्कुलर टिश्यूज मौजूद होंगे। आपको पता है पौधे दो तरह के होते हैं, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा पौधों का वो ग्रुप है जिनमें वास्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते। तो लाजमी नहीं है कि तमाम पौधों में वास्कुलर टिश्यूज मौजूद हों, तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ये जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 2 के ऊपर मूव करेंगे। MCQ नंबर 2 में जिबेरेलिन के बारे में पूछा गया है। जिबेरेलिन्स आर एंटागोनिस्टिक ऑफ, जिबेरेलिन किस हार्मोन के एंटागोनिस्टिक है। ये बुक की ही एक लाइन है और बहुत ज़्यादा ये पेपर में और MD कैट में बार बार जो है ना वो पूछी जाती है। तो पौधे में मुख्य तरह के आपको पता है हार्मोन्स होते हैं, उन्हीं में एक हार्मोन जो है ना एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड, उसको जो है ना वो यूँ लिखा जाता है ABA, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड और जिबेरेलिन ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। तो MCQ नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हुआ सी। उसके बाद है जी तीसरे MCQ पे मूव करेंगे। वन विच किल ब्रॉड लीव स्पीशीज सेलेक्टिवली, आपने उस हार्मोन के बारे में बताना है जो ब्रॉड लीव स्पीशीज को किल करने के लिए, पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए यूज़ होती है। तो ये भी जहाँ पे बुक में कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन दी हुई है, ऑक्सीजन की कमर्शियल एप्लीकेशन, वहीं पे ये बात भी दी हुई है कि जो 2,4-D ये यूज़ हुआ करता है। किसके लिए यूज़ हुआ करता है? ब्रॉड लीव स्पीशीज को किल करने के लिए, पेस्ट वगैरह को किल करने के लिए ये यूज़ होता है। बालों खाद जो हमारे लिए मतलब हमने खुद जो पौधा लगाया हुआ होता है उसके इर्द गिर्द कुछ जड़ी बूटियाँ वगैरह उगाती हैं बड़े बड़े लीव वाली, और वो पौधे की ग्रोथ को रिड्यूस कर देती हैं। उनको मारने के लिए भी ये इस किस्म के जो हार्मोन्स हैं, सिंथेटिक हार्मोन्स केमिकल से बनाए जाते हैं, इनको जो है ना वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम तो तीसरे का जो है ना सी ऑप्शन होगा। चौथे MCQ पे मूव करते हैं। अल्फ़ा अमाइलेज प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय, अल्फ़ा माइलेज के बनने को कौन स्टिमुलेट करता है? ये भी हार्मोन्स में से ही MCQ लिया गया है। ये जो जिबेरेलिन की जो आपके पास कमर्शियल एप्लीकेशन दी हुई है उसके अंदर ये मौजूद है GA3। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस अल्फा अमाइलेज या इट इज़ यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ अल्फा अमाइलेज। तो यहाँ पे भी चौथे का भी हमारा जो है ना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5वें MCQ के ऊपर मूव करेंगे। 5वें MCQ में बताया गया है कि जो हार्मोन्स हैं हैविंग नो रोल ऑन स्टोमेटा, इनका स्टोमेटा में रोल नहीं होता। वो हार्मोन जिनका डायरेक्टली स्टोमेटा पे रोल नहीं है उनको फिजियोलॉजिकली क्या बोला जाता है? पहले नंबर पे साइटोकाइनिन, B में जिबेरेलिन, C में एब्सिसिक एसिड और D में बोथ A and B। डायरेक्टली स्टोमेटा के ऊपर ना ही साइटोकाइनिन का कोई असर होता है और ना जिबेरेलिन का असर होता है। तो इनमें भी जो है ना वो A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे, यानी D वाला ऑप्शन जिसमें ये भी दोनों दिए हुए हैं वो फिफ्थ वाले MCQ का D ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी अगले MCQ पे। हार्मोन्स यूज्ड टू कन्वर्ट रॉ मैंगोज इनटू राइपन वन
जो कच्चे फ्रूट होते हैं, यहाँ मैंगो की बात की गई है, उनको राइपन करने के लिए, पकाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज़ होता है? तो ये हमारे जो सिलेबस में हार्मोन्स दिए हुए प्लांट हार्मोन, उनमें लास्ट वाला जो हार्मोन है इथीन, ये राइपन्ड फ्रूट को कच्चे फलों को राइपन बनाने के लिए, पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इथीन जो है ना वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 6th वाले का भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद ये एक टॉपिक, यानी जो पहला टॉपिक बुक के अंदर मौजूद है कोऑर्डिनेशन इन बलहाट, उस एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। अगला टॉपिक जो है ना वो कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन, और एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, नर्वस सिस्टम और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। अभी हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, वो पहले वाले पार्ट यानी नर्वस सिस्टम से लिए हुए होंगे, जबकि बाद में इन्हीं एमसीक्यूज के बाद हम जो दूसरा पार्ट है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उनको भी डिस्कस करेंगे। तो 7th MCQ, द एलिमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम के वो कंपोनेंट या वो एलिमेंट जो आपस में मिल के वर्क कर रहे होते हैं। पहले तो मैं आपको यहाँ पे नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनके बारे में लिख देता हूँ। नंबर 1 रिसेप्टर। रिसेप्टर जो किसी भी मैसेज या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। और रिसेप्टर के बाद न्यूरॉन। ये न्यूरॉन 3 तरह के होते हैं, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। उसके बाद आ जाते हैं जी इफेक्टर। ये तीनों कंपोनेंट या तीनों एलिमेंट ये आपस में मिल के यानी कोऑर्डिनेशन से एक्ट करते हैं, जिसके नतीजे के तौर पे हमारी बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन यानी रबत कायम रहता है। तो डी में ए बी सी यानी ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, तो 7th MCQ का भी डी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8th MCQ के ऊपर मूव करेंगे। द रिसेप्टर्स में भी रिसेप्टर की बात की गई है कि रिसेप्टर जो है ना कौन कौन से बॉडी के कंपोनेंट रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। उनमें जो नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज सेल, और नंबर 2 पे जो दिया हुआ है न्यूरॉन एंडिंग्स, और नंबर 3 पे जो दिया हुआ है दैट इज रिसेप्टर ऑर्गन्स, और चौथे पे दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। तो सेल भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकता है, न्यूरॉन एंडिंग भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकती हैं, और जो ऑर्गन्स, कुछ रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं, वो भी रिसेप्टर के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। तो डी वाला जो ऑल ऑफ दीज है वो हमारा MCQ का ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ जी, 9वें MCQ के ऊपर मूव करेंगे। Stretch receptor in the carotid and aortic artery of tetrapod have important role in। ये कुछ रिसेप्टर मौजूद है टेट्रापोड में। टेट्रापोड मतलब वो एनिमल जिनमें 4 लेग्स मौजूद होती हैं, 4 लेग्स, उनको टेट्रापोड बोला जाता है। उनमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, ये कैरोटिड और एओर्टिक रिसेप्टर हैं, वो किस अमल में, किस स्टेप में या किस मामले में अपना वो किरदार अदा करते हैं। तो ये भी जो रिसेप्टर का टॉपिक दिया हुआ है वहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कि ये तमाम रिसेप्टर ब्लड के जो प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर, उसको मेंटेन करने के लिए ये तमाम एक्ट करते हैं। और ब्लड प्रेशर यहाँ पे डी में दिया हुआ है, तो 9th MCQ का भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद MCQ नंबर 10 में हम देखेंगे इन सघिन में डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसरी एंडिंग इन्वॉल्व इन टच स्टिमुलस रिसेप्शन। और कितनी तरह के जो रिसेप्टर्स हैं वो टच को महसूस करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है कि 3 टाइप के MCQs होते हैं। नर्व एंडिंग होती हैं, पेसिनियन कॉर्पसल होते हैं, और ये मुख्तलिफ तरह के जो 3 तरह के रिसेप्टर हैं ये यूज़ होते हैं। किसके लिए यूज़ होते हैं? ये टच को डिटेक्ट करने के लिए और ब्रेन तक मुंतकिल करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो उसके बाद MCQ नंबर 10 का जो ये आंसर है वो होगा जी B3 टाइप। उसके बाद 11 पे मूव करेंगे। इफ़ द रिसीव्ड स्टिमुलस इज इंटेंस, अगर जो स्टिमुलस मिला है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला हो, इंटेंसिटी वाला हो, शिद्दत वाला हो, तो उसके नतीजे के तौर पे
उसके नतीजे के तौर पे नीचे दिए हुए एमसीक्यूज में से कौन सी बात जो है ना वो करेक्ट होगी। नंबर 1 एमसीक्यू ए, ऑप्शन ए, रिपीटेड इम्पल्स आर इनिशिएटेड। कई तरह के एक दूसरे के पीछे इम्पल्स ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। और नंबर 2 मोर फाइबर आर स्टिमुलेटेड, ज़्यादा फाइबर स्टिमुलेट होती है। दोनों बातें करेक्ट है। मुराद इस बात से क्या है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास जो है ना वो कोई एक कंपोनेंट मौजूद है, मैं स्किन के ऊपर उसको रखता हूँ, ये बहुत ज़्यादा शदीद दर्द नहीं होता और ब्रेन को एक लाइट मैसेज आता है। लेकिन अगर मैं इसको पेवस्ट करने की कोशिश करता हूँ, दबाता हूँ, तो उस वक्त जो स्टिमुलस हो गया वो शदीद हो गया, इंटेंस हो गया। और जब ये इंटेंस हो गया तो स्किन में जो मैसेज पैदा होंगे वो एक दूसरे के पीछे यानी रिपीटेड मैसेज पैदा होंगे और वो ब्रेन तक पहुंचेंगे। और नंबर ऑफ नर्व इम्पल्स भी ज़्यादा होंगे, फाइबर भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, जो मैसेज लेके जाने वाली तारें होंगी वो भी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगी, ज़्यादा मैसेज ब्रेन तक जाएंगे। तो उसके नतीजे के तौर पे स्टिमुलस की शिद्दत ज़्यादा होने का एहसास होता है और ब्रेन को उसकी शिद्दत महसूस होती है। तो ये ए और बी दोनों वाले ऑप्शन ठीक होंगे, यानी इस ई में जो दिया हुआ है सी ऑप्शन यानी बोथ ऑफ दीज वाला करेक्ट होगा। उसके बाद है जी एमसीक्यू नंबर 12, पेन रिसेप्टर आर डैश टाइम मोर देन कोल्ड रिसेप्टर इन ह्यूमन स्किन। पेन रिसेप्टर और कोल्ड रिसेप्टर ये बराबर नहीं होते। पेन रिसेप्टर जो है वो ज़्यादा होते हैं। कितने गुना ज़्यादा होते हैं? 27 टाइम ज़्यादा होते हैं। तो 27 जो है ना बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करते हैं जी, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड रिसेप्टर। 3 रिसेप्टर्स की बात हुई है, प्रेशर, हीट और कोल्ड रिसेप्टर। ये तीनों तरह के जो रिसेप्टर्स हैं किस तरह के होते हैं? ए में दिया हुआ है मॉडिफाइड सेंसर न्यूरॉन और बी में दिया हुआ है नेकेड नर्व एंडिंग। ये भी बुक में मौजूद है कि जो रिसेप्टर्स होते हैं, इनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो नेकेड होती हैं। तो बी ऑप्शन जो है ना 13th MCQ का वो करेक्ट होगा। 14 पे मूव करेंगे जी, बोथ न्यूरॉन एंड न्यूरोगलिया। न्यूरॉन और न्यूरोगलिया, डू यू नो व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन जो है ना ये नर्व इम्पल्स को बोला जाता है, नर्व इम्पल्स लेके जाने वाली नर्व फाइबर को बोला जाता है, नर्व सेल को बोला जाता है न्यूरॉन या नर्व सेल। और इनकी मदद करने के लिए कुछ न्यूरोगलिया भी मौजूद होते हैं, न्यूरोगलिया भी मौजूद होते हैं। न्यूरॉन जो है ना ये तो तमाम एनिमल्स में लगभग मौजूद होती हैं, जबकि जो न्यूरोगलिया ये सिंपलर ऑर्गेनिज्म में मौजूद नहीं होते, बल्कि जो बड़े और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होंगे, हायर होंगे, उनमें ये मौजूद होंगे। न्यूरोगलिया क्योंकि बड़े एनिमल्स में जो कोऑर्डिनेशन का सिस्टम होता है वो ज़्यादा एडवांस होता है, उनमें जो मैकेनिज्म बॉडी में हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं और उनमें रबल पैदा करने की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जो बड़े और पेचीदा बॉडीज रखने वाले जानदार होंगे, एनिमल्स होंगे, उनकी बॉडी में अकेले न्यूरॉन्स काफ़ी नहीं होंगे, बल्कि उनकी मदद करने के लिए न्यूरोगलिया भी मौजूद होंगे। तो डी ऑप्शन बोथ ह्यूमन एंड हायर एनिमल्स वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। 15 MCQ पे मूव करेंगे। इन न्यूरॉन इफ साइटोप्लाज्म फाइबर कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, अगर न्यूरॉन में साइटोप्लाज्म फाइबर जो है ना मैसेज लेके जाएगा टुवर्ड द सेल बॉडी। लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन मैंने बनाई है, वो वाले फाइबर जो मैसेज को लेके सेल बॉडी की तरफ आएंगे उनको नाम क्या दिया जाएगा? आप इसके पहले भी कंपोजिशन पढ़ चुके हैं, इनको डेंड्राइट्स नाम दिया जाता है, डेंड्राइट्स। और ये जो अवे लेके जाता है, दूर लेके जाता है, इसको जो है ना एक्सॉन नाम दिया जाता है। किसको दूर लेके जाता है? मैसेज को। ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज सेल बॉडी। जो मैसेज को इससे दूर लेके जाएंगे वो एक्सॉन, जो मैसेज को इसकी तरफ लेके आएंगे वो डेंड्राइट्स। तो इधर टूवर्ड द सेल बॉडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब डेंड्राइट जमा है, एक हो तो डेंड्रॉन होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा 15 वाले का, यानी डेंड्रॉन। नेक्स्ट है जी माइक्रोट्यूब्यूल न्यूरोफिब्रिल
माइक्रोट्यूब्यूल, न्यूरोफिब्रिल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ये तमाम के तमाम किस जगह, ये जो भी आपको मैंने इधर नाम दिए हुए हैं ये तमाम ऑर्गेनेलीज के नाम हैं, और ये ऑर्गेनेली किस जगह पे मौजूद होंगी, ये ऑर्गेनेली इधर मौजूद होंगी। न्यूक्लियस के जो एक्सोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म जैसा, इसी के अंदर ये ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। तो ये स्ट्रक्चर को हमने नाम सेल बॉडी दे दिया है, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे सेल बॉडी के अंदर जो लिक्विड मटेरियल इधर मौजूद होता है उसको नाम दिया जाता है एक्सोप्लाज्म। जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, इधर उसको जो है ना एक्सोप्लाज्म नाम दे दिया जाता है, और उस एक्सोप्लाज्म में ये तमाम ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। तो यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा एक्सोप्लाज्म। यहाँ किस में दिया हुआ है जी, बी में दिया हुआ है, तो बी वाला ऑप्शन जो है ना 16 MCQ का करेक्ट होगा। इसके बाद 17 वाले में देखेंगे द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज फ्रॉम, जो स्टिमुलस की डायरेक्शन होती है वो किस तरफ से किस तरफ को होती है। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन याद रखें, सबसे पहले जो स्टिमुलस जाएगा वो जाएगा जी रिसेप्टर में, और रिसेप्टर से जाएगा न्यूरॉन में, और न्यूरॉन से जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फिर न्यूरॉन उस मैसेज को लेके इफेक्टर तक मुंतकिल हो जाएंगी। तो जिसमें ये तमाम चीज़ें दी हुई होंगी वो वाला ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। ए वाले को देखिएगा, ए वाले में दिया हुआ रिसेप्टर टू इफेक्टर कि मैसेज डायरेक्ट रिसेप्टर टू इफेक्टर चला जाता है। नो, बी में दिया हुआ रिसेप्टर टू ब्रेन देन टू इफेक्टर, सी में दिया हुआ रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू एसोसिएट न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। ये जो दिया हुआ है ठीक दिया रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ से जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन मौजूद होती हैं, और यहाँ से मैसेज जो है ना फिर मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन से इफेक्टिव वाले को। ये जो सी वाला यहाँ दिया हुआ है यही वाला करेक्ट ऑप्शन होगा 17 MCQ सी ऑप्शन। आगे है MCQ नंबर 18। अब पोलराइज न्यूरॉन कंटेन, पोलराइज न्यूरॉन का मतलब जिसमें नर्व इम्पल्स मुंतकिल हो रहा हो, नर्व इम्पल्स उसके अंदर कंडक्ट अगर हो रहा हो तो वो पोलराइज कहलाती है। लेट्स सपोज ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन अगर इसमें मैसेज कंडक्ट हो रहा है तो ये न्यूरॉन मोर पॉजिटिव आउट, बाहर वाली तरफ मोर पॉजिटिव और अंदर वाली नेगेटिव, नॉन कंडक्टिंग, पोलराइज। इसमें जो है ना डी वाला ऑप्शन यानी ऑल ऑफ दीज वाला करेक्ट होगा। डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज वाला इसमें करेक्ट होगा, क्योंकि ए बी सी जो तीनों चीज़ें दी गई हैं वो तीनों की तीनों एक पोलराइज न्यूरॉन में मौजूद होती हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हम मूव करेंगे जी MCQ नंबर 19 पे। द मेन न्यूट्रिशनल पार्ट ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का जो मेन न्यूट्रिशनल पार्ट है, न्यूट्रिशन जो न्यूरॉन को मिलते हैं, न्यूट्रिशन जो न्यूरॉन को मिलते हैं वो मिलते हैं जो सेल बॉडी से, सेल बॉडी से। तो यहाँ ए ऑप्शन जो है ना 20वें MCQ का, बल्कि ये 19 वाला MCQ है, 18 वाले का डी होगा, 19 वाले का जो है ना वो ए होगा। अब हम वो करेंगे 20वें MCQ के ऊपर। 20वें MCQ में सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन, सेल मेम्ब्रेन जो न्यूरॉन की है उसमें नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो ये अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप इसको समझ लीजिए तो इसी के अंदर कुछ गेट और कुछ पंप मौजूद होते हैं। वो जो पंप मौजूद होते हैं उनको सोडियम पोटाशियम पंप बोला जाता है। तो सोडियम पोटाशियम पंप का रोल ये होता है कि वो सोडियम या पोटाशियम को अगर अंदर बाहर मूव करवाना हो तो वो मूव करवा सकते हैं। तो सोडियम पोटाशियम पंप ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आगे 21 द डैश इज अ क्रूशियल रिले सेंटर अमंग द सेंसेस द लिम्बिक सिस्टम एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स। यहाँ पे बात हुई है बेटा रिले सिस्टम की, रिले सिस्टम या रिले सेंटर। अगर एक मैसेज एक जगह पे पहुँचा
और वो जो कंपोनेंट जहाँ तक मैसेज पहुँचा है वो आगे उसके सूटेबल डिपार्टमेंट तक उस मैसेज को मुंतकिल कर दे तो उसको बोला जाता है रिले सेंटर। यानी तमाम इन्फॉर्मेशन एक जगह पे चलेगी और वो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन गई है वो आगे मुख्तलिफ जगहों पे अगर इन्फॉर्मेशन को भेजना शुरू कर दे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन तो उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे रिले सिस्टम। और ब्रेन में जो रिले सिस्टम के तौर पर काम करने वाला स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है थैलेमस। थैलेमस तो देख लें, ए ऑप्शन में जो है ना वो थैलेमस मौजूद है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है जी विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ एसोसिएट न्यूरॉन। एसोसिएट न्यूरॉन में इनमें से कौन सा कंपोनेंट मौजूद नहीं होता? और एसोसिएट न्यूरॉन का मतलब वो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगी। इधर ऑप्शन में दिया हुआ है सेल बॉडी और एक्सॉन, डेंड्राइट और डेंड्रॉन। डेंड्राइट किसको बोला जाता है? जब एक न्यूरॉन में काफ़ी सारे डेंड्राइट्स मौजूद हों, काफ़ी डेंड्राइट्स मौजूद हैं, इन डेंड्राइट्स को मिला के नाम दिया जाएगा डेंड्राइट्स। और अगर इनमें कोई एक की बात करें तो उसको बोला जाएगा डेंड्राइट। जबकि अगर कोई ऐसी न्यूरॉन मौजूद हो जिसमें एक ही डेंड्राइट मौजूद हो, एक ही डेंड्राइट मौजूद है, सेल बॉडी की तरफ जा रहा है, तो अब हम उस जो डेंड्राइट है उसको डेंड्राइट नहीं बोलेंगे, उसको जो है ना डेंड्रॉन नाम दे देंगे। यानी जब मौजूद काफ़ी सारे हों और उनमें कोई एक की बात करें तो उसको बोलेंगे डेंड्राइट, और जब मौजूद ही एक हो तो उसको बोलेंगे डेंड्रॉन। तो जो आप अगर स्ट्रक्चर देखें एसोसिएट न्यूरॉन की तो उसमें उसके अंदर जो है ना वो एक ही मौजूद होता है, तो उसमें डेंड्राइट मौजूद नहीं होंगे बल्कि डेंड्रॉन मौजूद होगा। अब इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो एक बार बुक से लाजमी देख लीजिएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे जी MCQ नंबर 23 पे। सेल विच फ्रॉम माइलिन शीट, वो सेल जो कि न्यूरॉन के ऊपर माइलिन शीट को बनाते हैं, माइलिन शीट को बनाने वाले जो सेल होंगे उनको बोला जाता है जी श्वान सेल, श्वान सेल। तो श्वान सेल यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे 24वें MCQ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी बी ऑप्शन। अब हम मूव करेंगे 25th पे। द फर्स्ट मेन टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की जो पहली मेन किस्म है वो कौन सी है? सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम और एनिमल्स में मौजूद था वो डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम मौजूद था। तो जो फर्स्ट मेन टाइप है एनिमल्स के नर्वस सिस्टम की दैट इज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। देन हम मूव करेंगे जी नेक्स्ट वन पे। नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग वॉलेंटरी मूवमेंट, वो नर्वस सिस्टम जो वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री किसको बोला जाता है? दो तरह की बॉडी में मूवमेंट्स हुआ करती हैं, एक को इनवॉलेंट्री और एक को वॉलेंट्री बोला जाता है। वॉलेंट्री वो हुआ करता है जो हमारे खुद के कंट्रोल में होता है, ब्रेन की मदद से उसको खुद अगर कंट्रोल कर सकें तो वॉलेंट्री होगा, जबकि इनवॉलेंट्री वो होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होगा। अब यहाँ बेटा बात हो रही है वॉलेंट्री की। दूसरा देख लीजिए इनमें से नीचे दिए हुए ऑप्शन में से वॉलेंट्री कौन सा है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आठों का तो मतलब ही खुद ब खुद होता है। तो वो नर्वस सिस्टम जो है ना वो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में ना हो, जैसे दिल की धड़कन है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, और अगर हमारी डाइजेशन की बात करें वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये जो खुद ब खुद होने वाले मामले हैं इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे कंट्रोल में होता है। आगे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दिए गए हैं, ये ऑटोनोमिक के आगे दोनों किस्में हैं, और ऑटोनोमिक जो है ना वो इनवॉलेंट्री होता है। तो बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट होगा। हाँ जी, नेक्स्ट मूव करेंगे जी 26 पे। द चीफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी यूनिट है, नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी यूनिट है वो कौन सा है? न्यूरॉन, श्वान सेल, न्यूरोग्लिया रिसेप्टर। न्यूरॉन, दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो बुनियादी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सिस्टम होते हैं वो न्यूरॉन्स होते हैं। एक एक न्यूरॉन मिल के पूरे नर्वस सिस्टम को कंपोज करता है। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेंगे जी लास्ट वाले MCQ पे।
ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन, अब यहाँ डी में जो है ना, डी ऑप्शन में स्कल दिया हुआ है। स्कल जो वो आपको पता है ब्रेन की प्रोटेक्शन तो करता है लेकिन स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन नहीं करता, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। और उससे पीछे ट्रिपल लेयर ऑफ मेनिंजेस, आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के गिर्द एक ट्रिपल लेयर मौजूद होती है, उन दोनों लेयर्स को मेनिंजेस की लेयर बोला जाता है। तो ये मेनिंजेस की लेयर वाला सी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ तक चैप्टर के जो नर्वस कोऑर्डिनेशन के MCQs हैं वो डिस्कस हो चुके हैं। आगे केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाकी हैं, उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक इनको प्रिपेयर कर ले और अगला MCQ जो है ना वो नेक्स्ट हम वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।